बहुत समय पहले जब गुरुकुल में शिक्षा की प्रथा होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में शिक्षा के लिए बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित विश्वकर्मा पंडित हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब विश्वकर्मा पंडित की उम्र ढलने लगी और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में एक विवाह योग्य कन्या थी, उनकी पुत्री, जिसका नाम अनुपमा था। वह सुंदर और होशियार थी। विश्वकर्मा पंडित को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ना हो, पर वह कर्मठ हो, जुझारू हो, जो किसी भी परिस्थिति में उनकी बेटी को खुश रख सके और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके दिमाग में ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों न हम अपने खुद के शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करें। उनसे बेहतर हमारी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमानों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्रित किया। प्रणाम गुरुदेव, आज आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आप हमें नई शिक्षा देने वाले हैं गुरुदेव? हाँ गुरुदेव, क्या कोई आज नई विद्या सिखाने वाले हैं? बताइए गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, कोई ऐसी विद्या है जो अब तक हमने सीखी नहीं है? नहीं मेरे प्यारे शिष्यों, आप सारे मेरे शिष्य सभी बुद्धिमान और साहसी हैं। आज से आप सबकी शिक्षा संपूर्ण होती है। कल से आप सबके जीवन का नया सूर्य उदय होगा। विश्वकर्मा पंडित ने सभी से कहा, हम एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी बुद्धिमानों की परीक्षा होगी। हमें अपनी पुत्री की विवाह की चिंता है, जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे शिष्य विवाह में लगने वाली सारी सामग्री कैसे भी करके एकत्रित करें। भले उसके लिए आप सभी को चोरी का रास्ता क्यों ना चुनना पड़े, परंतु उन्हें चोरी करता कोई देख ना सके। इस एक शर्त का पालन आप सभी को करना होगा। अगले दिन सभी शिष्य अपने अपने कार्यों में जुट गए। रोजाना कोई न कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाया करता था और विश्वकर्मा पंडित को दे देता था। विश्वकर्मा पंडित उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते थे, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा था, जिसका नाम राधा स्वामी था। वह विश्वकर्मा पंडित का सबसे होनहार और करीबी छात्र था। उसे इस तरह बैठा देख विश्वकर्मा पंडित ने राधा स्वामी को अपने पास बुलाया। इसका कारण पूछा। हे गुरुदेव, आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था चोरी करते वक्त इसे कोई देख ना सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं तो हमारी अंतरात्मा इसे देख रही है। हम खुद से इस चोरी को नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुनकर विश्वकर्मा पंडित के चेहरे पे खुशी छा जाती है। वे सभी को एकत्रित करते हैं और पूछते हैं, आप सबने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? सभी कहते हैं, नहीं गुरुदेव। क्या आपने अपने अंतर्मन से इस चोरी को छिपा सके? सभी को बात समझ आ जाती है। सबका सर नीचे झुक जाता है, सिवाय राधा स्वामी के। विश्वकर्मा पंडित राधा स्वामी को बुद्धिमान की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने यह घोषणा करते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाश के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं राधा स्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। आप सभी में से किसी को मेरे इस निर्णय से आपत्ति है? सभी कहते हैं, नहीं गुरुदेव। सभी खुशी से झूम उठते हैं और साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु उनके मालिक को सौंप विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगते हैं।